बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना ई-कैट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ई-कैट के लिए बहुत ही अहम है। यहाँ से 2 से 3 MCQ लाजमी आएंगे, लिहाजा आपने इस टेस्ट डिस्कशन को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और जहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं उन गलतियों को अच्छी तरह से समझें और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ ना हों। बढ़ते हैं हम MCQ की जानिब। तो ये देखिए, हमारा पहला MCQ आपके सामने है। यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी है और आपको डिस्टेंस दिया गया है और आपको वेलोसिटीज दी गई हैं। अब आप यहाँ पर इस सारे डाटा को पढ़ के आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करें, वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि चार्ली ऑप्शन बनती है। लिहाजा इसका राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली ऑप्शन। Which graph best shows the variation with time of the momentum of body accelerated by a constant force? अब यहाँ पे constant force हमें चाहिए, तो ये देखिए जी, स्लोप ऑफ ग्राफ और constant force जो है वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट। तो अब आप ज़रा देखें यहाँ पे थ्रू आउट का जो स्लोप है, अब स्लोप क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल थ्रू आउट क्या है, वो कांस्टेंट है। यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे वैसे ही जो है वो स्लोप 0 है और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। सो कांस्टेंट फोर्स के लिए आपके पास स्लोप भी क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन राइट बनती है, तो ऑप्शन अल्फा जो है वो यहाँ पे राइट है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ बर्ड फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेन जा रही है नॉर्थ की जानिब और परिंदा उड़ रहा है साउथ की जानिब, मतलब यहाँ पे दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इस केस में जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए, रिलेटिव वेलोसिटीज के लिए दोनों को ऐड करें तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। यूजिंग S = V × T आपने टाइम निकालना है, सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। A stone is thrown from P and it follows a parabolic path. This happens in the absence of air resistance. The highest point reach is T. The vertical component of stone is. अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक पत्थर को इस तरह से फेंका है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। तो उसने कहा है कि आपने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्टोन बताना है। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, 0 होगा। सो राइट ऑप्शन आ जाएगी इसकी चार्ली ऑप्शन। सेम मीन 0 ही होगा, ठीक है। A steel ball moving with a velocity v collides with an identical ball originally at rest. The velocity of the first ball after collision is. तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है और उसका वो वाला केस कि जब आपके पास दो बॉडीज के मासेस सेम होते हैं। तो हमें पता है कि जब दो सेम मास वाले बॉडी आपस में कोलाइड करते हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा जी, डेल्टा जो है वो राइट ऑप्शन बनेगी कि जो बॉल टकराने के लिए आ रही है वो खुद रेस्ट पे आ जाएगी, जो बॉल रेस्ट पे है वो उसकी वेलोसिटी लेके मूव करेगी। 4 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद द सेम वेलोसिटी। अब देखें यहाँ पे वेलोसिटी सेम है और एंगल्स डिफरेंट है। फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज मैक्सिमम। हमें पता है कि रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के एंगल पर, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि 45 के करीब करीब एंगल कौन सा है। तो 45 के करीब करीब जो एंगल है वो 40 है, लिहाजा इस केस में रेंज मैक्सिमम होगी 40 डिग्री के लिए। सो राइट ऑप्शन आ गया चार्ली ऑप्शन। A ball is projected with speed of 20 meter per second. What are the two angles of projection for which the range is 20 meter? अब यहाँ पे बच्चे ने ये गलती करनी है, वो देखेगा कि इन सब एंगल्स का सम तो 90 डिग्री है और हमें पता है कि वो दो एंगल जिनका सम 90 हो उनके लिए रेंज इक्वल होती है। लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि वो एंगल कौन से बनेंगे। तो यहाँ पे आप रेंज का कंसेप्ट इस्तेमाल करें, ये देखिए वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे आप एंगल फाइंड करें। तो जब आपने यहाँ पे एंगल फाइंड किया तो वो आ गया 15 डिग्री। लिहाजा इस गिवन क्वेश्चन के अंदर 15 डिग्री और 75 डिग्री वो दो एंगल्स होंगे जिनके लिए रेंज जो है वो 20 मीटर होगी। ओके, ये सोल्यूशन आप देख सकते हो। राइट ऑप्शन आ गया इसका अल्फा ऑप्शन।
The displacement time graph of particle moving in a straight line is shown below. The acceleration of the particle during the interval CD is. अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप एक्सेलरेशन बताएं ड्यूरिंग इंटरवल CD. अब सबसे पहले तो हमने इस ग्राफ का स्लोप देखना है. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ, बात एक ही है. तो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होती है वेलोसिटी. अब इस इंटरवल में देखें कि यहाँ पर ये इंक्रीजिंग स्लोप है. इसका मतलब ये है कि इस CD इंटरवल के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होती है क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. लिहाजा हम देखेंगे यहाँ पे कि द स्लोप ऑफ पोर्शन CD इज इंक्रीजिंग, हिंस इट्स स्लोप इज वेलोसिटी. व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीजेस. सो इसका राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन, जो आप देख सकते हो. The position time graph of an object moving in a straight line is shown. The object has zero velocity. अब देखिए यहाँ पे हमें जीरो वेलोसिटी बतानी है, तो आप वंस अगेन स्लोप पे आ जाएं. तो आप देखेंगे कि जो आपके पास पॉइंट D है, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पर जाकर वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है. लिहाजा इस MCQ का राइट ऑप्शन बनेगा बीटा ऑप्शन के D पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है. If the horizontal range of projectile is 4 times its maximum height, the angle of projection is. Dear student, ये सवाल आप खुद हल भी कर सकते हो, इसकी डेरिवेशन मुकम्मल है, लेकिन आपको चूँकि एंटी टेस्ट में डेरिवेशन नहीं आनी होती, यहाँ पे आपने सिंपल चीज़ें याद रखनी है. तो ये आपने एक फार्मूला याद रखना है कि when R इज इक्वल टू 4H मैक्सिमम, के जब रेंज जो है वो 4 गुना हो मैक्सिमम हाइट के, तो एंगल हमेशा 45 डिग्री होगा. ये भूलना नहीं है. लिहाजा यहाँ पे राइट ऑप्शन आ गया चार्ली ऑप्शन. A force of 12 Newton gives an object an acceleration of 4 meter per second square. The force required to give it an acceleration of 10 meter per second square. तो देखें जी, सिंपल है ये. यहाँ पे आप इस्तेमाल करें F1 over F2 is equal to A1 over A2, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ गया 30 न्यूटन. सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. The train covers the first half of distance between two stations at a speed of 40 km per hour and the other half at 60 km per hour. The average speed of train is. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल हुई है और ये एवरेज वेलोसिटी का एक ख़ास केस है. अब ये कौन सा केस है? ये वो वाला केस है कि जिसमें टोटल डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एक बॉडी किसी वेलोसिटी v1 से करे और सेकंड हाफ किसी वेलोसिटी v2 से करे. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि साहिवाल से आपने लाहौर जाना है, टोटल 3 घंटे आपको लगते हैं और आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो है बिलफर्ज 200 किलोमीटर. अब यहाँ पे डिस्टेंस को आपने समझना है, यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बताया हुआ है. तो बिलफर्ज हम कहते हैं कि फर्स्ट 100 किलोमीटर वो किसी वेलोसिटी v1 से करता है और अगला जो 100 किलोमीटर है वो किसी वेलोसिटी v2 से करता है. तो अब आप इसकी एवरेज वेलोसिटी बताएं. इन सवालों में टाइम नहीं दिया होगा, इन सवालों में फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की बात होगी. ओके, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं. वी एवरेज का ये आपके सामने है. 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर ले तो इसका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर. बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती ये करेंगे कि वो 40 और 60 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 50. ये आंसर सही नहीं है इस केस में. तो ये जैसे मैंने आपको बताया है, आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है. तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जो है वो राइट ऑप्शन होगी. A person having a mass of 60 kg exerts a horizontal force of 200 Newton in pushing a 90 kg object a distance of 6 meter along a horizontal floor. He does this at constant velocity in 3 seconds. The weight of this person in Newton is. अब देखिए, इतनी लंबी चौड़ी कहानी उसने आपको बताई है, डाटा बहुत ज़्यादा दे दिया, तो बच्चा अब यहाँ पे फार्मूले लगाना शुरू कर देगा. लेकिन आप सवाल समझे, उसने कहा है कि वेट ऑफ पर्सन बताएं. पर्सन का मास आपको पता है, आपको पता है कि वेट मालूम करना हो तो W इज इक्वल टू mg होता है. तो सिंपल यही आपने काम करना है और कुछ भी आपने फार्मूला यूज़ नहीं करना, ना आपने कोई और किसी डायरेक्शन में निकलना है. सिंपल ये फार्मूला यूज़ करें, सॉल्व करें, आंसर आ गया 600 न्यूटन. सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज गिवन बाय, ये जी आपको डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है. इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स. अब देखें जी, यहाँ पे आपका कंसेप्ट इस्तेमाल होता है डेरिवेटिव का. अब आप d/dt लेंगे, ठीक है, किसका?
डिस्टेंस का। हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी होती है, तो यही हमने यहाँ पे काम करना है। ये देखें फॉर वेलोसिटी d/dt ऑफ s, या जो उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, डेरिवेटिव ले लें। आप जानते हैं कि 12 कांस्टेंट है, उसका जो है डेरिवेटिव 0 आएगा। 18t का आ गया आपके पास 18 और 9t स्क्वेयर का आ गया 18t। ठीक है, तो ये आ गया v = 18 + 18t। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 सेकंड दी हुई है, इसको पुट करके सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 54 मीटर पर सेकंड। सो आप देख सकते हैं कि जो अल्फा है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। An object is projected upward with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन नियरली। आपको वेलोसिटी दी गई है, आपने टाइम निकालना है। तो ये देखें जी, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, तो आंसर आ जाएगा 20 सेकेंड। यहाँ पे मैंने एंगल 90 इसलिए लिया है क्योंकि आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आ गया बीटा ऑप्शन। Two bodies are moving in opposite direction with velocity v, the relative velocity of one with respect टू द अदर इज। तो अभी मैं आपको बताकर गया था कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटीज एड अप हो जाती हैं। तो अगर दोनों की वेलोसिटी v है तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v + v = 2v। तो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास बीटा ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट जेट इज 600 मीटर पर सेकेंड इफ 300 kg गैस इज कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट पर सेकेंड। ये काम की बात है कि 300 kg गैस पर सेकेंड जो है वो क्या हो रही है, निकल रही है। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दी रॉकेट विल बी। तो ये देखिए जी, सिंपल यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करें आप, जो आपने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में पढ़ा हुआ है, F = m/t × v। तो यहाँ पर 300/1 क्योंकि पर सेकंड की बात है, 600 आपको वेलोसिटी दी गई है, वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, तो आंसर आ जाएगा 1.8 10⁵ न्यूटन, जो कि डेल्टा ऑप्शन है और यही इसका राइट ऑप्शन होगा। A body is dropped from a tower with 0 velocity। देखें जी, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी गई। रीचेज ग्राउंड इन 4 सेकंड, 4 सेकंड लगते हैं इसको ग्राउंड में पहुंचने पे। द हाइट ऑफ टावर इज अबाउट। तो देखिए जी, यहाँ पे हाइट और टाइम का रिलेशन आप इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लें, तो आंसर आ जाएगा 80 मीटर। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। A mass m with velocity u strike a wall normally returns with the same speed, the change in momentum is। अब देखिए जी कि एक बॉडी जो है वो टकरा रही है तो इनिशियल मोमेंटम उसका होगा mu, टकरा कर अगर सेम से वापस आ रही है तो -mu। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो ये आपके सामने है, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा -mu = -2mu। तो राइट ऑप्शन बन गया यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन। A freely falling body has a constant acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस मीन्स दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक अच्छा सवाल है, अगर इस सवाल को समझने की कोशिश करनी है। एक्सेलरेशन होती क्या है? एक्सेलरेशन होती है del v/del t। अगर चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड है तो हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग ईच सेकेंड, कि हर सेकंड में उसके वेलोसिटी के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और इसी को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें जो चार्ली ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। Identical guns fired identical bullets horizontally at the same speed from the same height above level planes, one on the earth and one on the moon. Which of the following three statement are true? पहली जो आपके पास ऑप्शन उसने दी है, the horizontal distance traveled by the bullet is greater for the moon। दूसरी है the flight time is less for the bullet on the earth। तीसरी है the velocity of bullets at impact are the same। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने दो बातें याद रखनी है। पहली आपने बात याद रखनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रिलेशन। तो ये देखिए x = v × t। अब हम जानते हैं कि जो आपके पास ग्रेविटी ऑन मून है ये लेस देन होती है ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो यही वजह है हमारे पास कि चूँकि शुरू में उसने कहा है सेम स्पीड है, मतलब फायर सेम स्पीड से की गया है, तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे सेम है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, t के। मतलब अब मून के ऊपर अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपके पास मून का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका टाइम भी ज़्यादा होगा। अर्थ का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होगा, उसका टाइम भी कम होगा, ठीक है। तो पहली दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। अब तीसरी पे आ जाए, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट्स एट इम्पैक्ट आर द सेम।
अब देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम नहीं होगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। मून पे और अर्थ पे ग्रेविटी डिफरेंट है, यहाँ पे टाइम भी डिफरेंट है। यही वजह है कि इनकी जो इम्पैक्ट वेलोसिटी है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। यही वजह है कि हमारे पास सिर्फ पहली और जो दूसरी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगी। सो राइट ऑप्शन आ गया इसका चार्ली ऑप्शन। When a certain force is applied to the standard kilogram, its acceleration is 5.0 meter per second square. When the same force is applied to another object, its acceleration is 1/5 as much. 1/5 का मतलब होता है कि उसको आपने 5 पे डिवाइड कर देना है। The mass of the object is, तो ये देखिए जी सिंपल, m1 over m2 is equal to a2 over a1। जब फोर्स कांस्टेंट हो तो हम ये रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। 1/5 का मतलब है कि आप उस वैल्यू को 5 पे डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पे 5 दिया हुआ था, 5 over 5 1 आ गया। तो ये देखिए हमने सॉल्व किया m2 के लिए, तो आपके पास आंसर आ गया 5 kg, जो कि डेल्टा ऑप्शन है और यही यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड मैक्सिमम हाइट h। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आप डिराइव कर सकते हो, हाइट और टाइम का रिलेशन है। तो आपने यहाँ पर इस शॉर्टकट फार्मूले को याद रखना है कि द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम जो है वो होता है GT²/8। ये देखिए अल्फा जो है वो राइट ऑप्शन है और ये मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। A 2.5 kg stone is released from rest and falls toward earth. After 4.0 seconds, the magnitude of its momentum is। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि इनिशियली जो है उसकी वेलोसिटी 0 है, एक तरह से फ्री फॉल है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो फाइनल वेलोसिटी आ गई इसकी 40 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम होता है P = mv, तो यहाँ पर आपने फाइनल वेलोसिटी से मास को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 100 kg मीटर पर सेकंड। अब देखिए ऑप्शन में 100 नहीं है, लेकिन करीब करीब आंसर कौन सा है, 98। तो यही वजह है कि यहाँ पर उसने g की वैल्यू 9.8 लेकर सॉल्व की हुई है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आप लगाएंगे वो होगा अल्फा ऑप्शन। Which of the following distance versus time graph represents motion of an object whose speed is increasing। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी बुक से ही जो है वो ग्राफ लिया गया है। अब आपने VT ग्राफ का जो तीसरा केस है वो आपने पढ़ा हुआ है। जो आपके पास अल्फा ऑप्शन है, shows motion of an object whose speed is increasing, this is because of increasing slope। यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा तो यहाँ स्पीड भी इंक्रीज कर रही होगी। सो यही वजह है कि अल्फा इज द राइट ऑप्शन। The airplane shows is in level flight at an altitude of 0.50 km and a speed of 144 km per hour. At what distance should it release a heavy bomb to hit the target X? अब ये जनाब एक जहाज़ जा रहा है, इस जहाज़ ने किस डिस्टेंस से बम फायर करना है जो कि इस पॉइंट X को जाके हिट करे, ठीक है। मतलब ये है कि हमने हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम करनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये देखिए जी सिंपल, आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है तो यूजिंग S = V × T। अब वेलोसिटी है, टाइम नहीं है, तो टाइम और हाइट का रिलेशन यूज़ किया। टाइम आपके पास आ गया 10 सेकेंड। पुट की वैल्यू जिसको सॉल्व किया, ये किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर आ जाएगा इसका 400 मीटर। मतलब ये है कि इस जहाज़ को इस पॉइंट X से 400 मीटर पीछे से फायर करना पड़ेगा ताकि वो एक ऑब्लीक मोशन बनाते हुए इस पॉइंट X को क्या करे, वो हिट कर ले। सो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास बीटा ऑप्शन। A body of mass m having an initial velocity v makes head-on collision with a stationary body of mass m. After the collision, the body of mass m comes to rest and only the body having mass m moves. This will happen only when। वंस अगेन डियर स्टूडेंट, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट आपको सिखाया गया है वो यही है कि जब दो बॉडी सेम मास के आपस में कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। तो यही वजह है, हमने कहा जी ये तब होता है जब कैपिटल M जो है वो स्मॉल m के इक्वल हो जाए, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस क्या हों, सेम हो। सो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास बीटा ऑप्शन। A 0.2 kg rubber ball is dropped from a window of a building. It strikes the sidewalk below at 30 meter per second and rebounds up at 20 meter per second. The impulse on the ball during the collision। ये है इंपॉर्टेंट बाल कि आपने ड्यूरिंग द कोलिजन इंपल्स बतानी है। तो ये देखिए, ये एक 0.2 kg की बॉल है, ये कोलाइड की, इसने 30 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड हुई 20 मीटर पर सेकंड। अब इम्पल्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम, वो होता है mvf - vi।
अब यहाँ पर ड्यूरिंग कोलिजन है तो इसीलिए यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है और जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है वो -20 मीटर पर सेकंड है। वो इसीलिए क्योंकि बॉल नीचे जा रही थी, असल डायरेक्शन डाउनवर्ड है, रीबाउंड होकर ऊपर आई तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया तो आंसर आ गया -10 न्यूटन सेकंड। अब जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि आपके पास जो इम्पल्स है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा अल्फा ऑप्शन, 10 न्यूटन अपवर्ड। बुलेट फ्रॉम 2 रिवॉल्वर आर फायर्ड विद द सेम वेलोसिटी। देखें यहाँ पे वेलोसिटी सेम है। द बुलेट फ्रॉम गन 1 इज ट्वाइस एज हैवी एज द बुलेट फ्रॉम गन नंबर 2। गन नंबर 1 वेज 3 टाइम्स एज मच एज गन नंबर 2। ठीक है जी। द रेशियो मोमेंटम इम्पार्टेड टू गन नंबर 1 टू दैट इम्पार्टेड टू गन नंबर 2 इज। अब यहाँ पर मोमेंटम की रेशियो पूछी गई है, वेलोसिटीज़ जो हैं वो सेम हैं लेकिन मासेस जो हैं वो डिफरेंट हैं और वेट भी डिफरेंट है। लेकिन हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो होता है P = mv, वेलोसिटी कांस्टेंट, सो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जब हमने मास के लिए इसको सॉल्व किया तो देखें जी ट्वाइस एज हैवी, तो इसीलिए आंसर आ गया 2:1। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोमेंटम का वेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस इफेक्ट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास बीटा ऑप्शन। 2 cars are moving in opposite direction with speed v. What is the magnitude of their relative velocity? तो ये बात मैं 2 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो relative velocities के केस में दोनों velocities को आपने सम कर लेना है। तो देखिए जी यहाँ पर v + v क्या आ गया 2v। सो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास डेल्टा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर अपने ख़त्म को पहुंचा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस टेस्ट डिस्कशन से आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा और बहुत सी चीज़ें आपने समझी होंगी। कोई चीज़ ना समझ आए तो काइंडली आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।